Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Subastam and I teach business. मार्च 23 का जो अभी रिसेंट तरीन पेपर हुआ है वो आज हम सॉल्व करेंगे। अच्छा ये हुआ है कि इसमें जो नया पैटर्न है उसको फॉलो किया गया है और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद जून 23 में फ़र्स्ट टाइम ये टेस्ट होगा, लेकिन देयर इज़ अ गुड न्यूज़ कि आप लोगों के पास एक और सैम्पल पेपर आ चुका है। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट के क्वेश्चंस की किस तरह से डिफरेंट वेरिएशंस आ सकती हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर 1 टुडे, और पेपर 1 के लिहाज से अब क्वेश्चंस को और उसके आंसर्स को डिस्कस करना है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट गोइंग। सो जो हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है केस के लिहाज से, वो सिचुएशन इस तरह से है कि जो ये मार्च का पेपर है, इस मार्च के पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बड़े सिंपल से भी हैं और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट मारेंगे, लेकिन उन्होंने ट्विस्ट मारने से थोड़ा सा गुरेज किया। ठीक है, और इस वजह से जो बिज़नेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी जहन में रखते हुए अगर कोई काम डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी देयर। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पेपर वाज एन ईजी वन। तो तमाम तर वो इश्यूज़ के कैसे मार्किंग होगी और क्या होगा वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मकसद कहने का ये कि दिस इज़ समथिंग दैट वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि मार्च का कोई पेपर आता है तो सॉल्व करेंगे, एंड थैंक्स टू दैट पर्टिकुलर किड हु शेयर्ड द पेपर। सो लेट्स गेट गोइंग। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ है वो ये है कि पेपर 1 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, और पेपर 1 के लिहाज से हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेक्शन ए, अगेन द सेम थिंग और अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, एंड दैट इज़ डिफाइन द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और उसके लिहाज से दिस इज़ माय रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर ओरिजिनली आई हैवंट डिस्कस्ड एनी एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे अपनी बात के ऊपर थोड़ा सा फ़ख्र था कि मैंने ये बात अच्छे तरीके से लिखी हुई है। दैट इज़ द रीज़न वाई आई बेसिकली वेंट इनटू द एग्जाम्पल वाली कहानी। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द बेनिफिट और वैल्यू इज़ दैट इज़ फोरगॉन व्हेन चूजिंग वन ऑप्शन ओवर अनदर। आप इसके साथ कोई एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं, कर दें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिस इज़ इट्स अ फाइन वन। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन वन क्वालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी नीड्स फॉर बिजनेस सक्सेस। ठीक है, एक बिजनेस की जो एंटरप्रेन्योर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में हमने बात करनी, एंड देन उसको हमने सक्सेस से लिंक करना है। बिजनेस सक्सेस से लिंक करना इज इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ को हम बिजनेस सक्सेस कहते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम नहीं लेना है इस चीज़ का, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी होगा। खैर जी, वन क्वालिटी जो मेरे जहन में फौरन क्लिक की थी, दैट वाज अबाउट द परसिस्टेंस। ठीक है, कि एक अच्छे और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर परसिस्टेंस होनी चाहिए। फिर मैंने यह किया कि मैं परसिस्टेंस को मैंने समझाने की कोशिश की है। ये मेरे पास जो है इसको मैंने जहन में बताया है कि दिस इज़ बेसिकली व्हाट परसिस्टेंस इज़, कि कंटिन्यूसली दे आर गोइंग टू ट्राई एंड फेस ऑल द चैलेंजेस एंड द सेटबैक्स। ठीक है, an entrepreneur is persistent with keeping approaches for work. For example के साथ मैंने बात कर ली है। ठीक है, reduces expenses, find new streams. Without persistence, entrepreneur will soon to able to miss out the potential success. ठीक है, so this is basically how I basically wrote this answer, जिसमें मैंने पॉइंट बताया है persistence का, उसको मैंने थोड़ा सा समझाया है, उससे फिर मैंने एग्जाम्पल बनाई है, उसका मैंने एनालिसिस किया है और उसके बारे में मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। सो पॉइंट फिर वही आ जाता है सारा का सारा कि जो आप आंसर लिख रहे हैं क्या ये आंसर इतने लंबे होने चाहिए? नॉट नेसेसरीली। फार्मूला इसमें जो है वो चलना चाहिए। फार्मूला इज़ बेसिकली योर पॉइंट, सही है, योर एग्जाम्पल एंड योर एनालिसिस। सही है, या तो ये कर लो या कर लो पॉइंट, एनालिसिस एंड फर्दर एनालिसिस। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दिस वन और दिस वन, ये दोनों में से कोई भी एक तरीका 3 मार्क के लिए चल सकता है। मूविंग ऑन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगेन मैं एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ
कि तमाम तर ऐसे क्वेश्चन जो इस पेपर में आ चुके हैं, क्या ये जून 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हैं? यस। क्या इनके अलावा दूसरे क्वेश्चंस आएंगे? यस। छोड़ना कुछ नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सब तो क्या मारते हैं, तो प्लीज इसके पीछे मत जाना, ठीक है? ओके जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या चीज होती है जी? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जब मैं लिख रहा था ना, तो मैं आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार मैं इतना लिखता हूँ सिर्फ, ठीक है, कि और उसके बाद मैं उसके स्टेजेस के बारे में नहीं बताता। लेकिन जब मैंने लिखा ना, तो लिखने के बाद मुझे लगा कि यार ये एग्जामिनर मुझे अगर इसमें से ट्विस्ट कर दिया तो मैं क्या ये नंबर लूज तो नहीं कर जाऊंगा, ठीक है? एंड देन आई बेसिकली डिसाइडेड नहीं यार मुझे इसके स्टेजेस भी साथ लिख देनी चाहिए, ठीक है? तो मैंने उसके स्टेजेस भी साथ लिख दी, ठीक है? सो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो कि आप जब आंसर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ मैं उसमें कितना कॉन्फिडेंट हूँ। सो वेन एवर जैसे मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैंने कहा यार इस पे तो मैं नंबर नहीं कटते, इतनी तो आती है बिजनेस, ठीक है? लेकिन बात जगहों पर यू जस्ट नीड टू लाइक प्ले सेफ, ठीक? देन अगला क्वेश्चन आ गया जी, एक्सप्लेन वन वे अ बिजनेस कुड एक्सटेंड द लाइफ साइकिल, ठीक है? तो अब किस तरह से आप कर सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? मैंने यहाँ पर लिखा है कुड वन वे दैट can could extend the life cycle of a product by releasing new and improved versions of the product। ये मेरा पॉइंट हो गया, ठीक है? उसके बाद मैंने बात करनी शुरू की कि यार फॉर एग्जांपल अब मैंने ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी की पूरी एग्जांपल दे दी यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद मैं पहुंचा, मैंने कहा यार अब इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, मैंने थोड़ा सा इसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया, ये मैंने इसको समझाना शुरू कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है? और उसके बाद में मैंने ये भी बाय कीपिंग द प्रोडक्ट अपडेटेड, ये मैंने थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दिया है। मेरी नज़र में ये जितना ही मैंने ग्रीन हाईलाइट किया है, दिस इज माय एनालिसिस एंड माय फर्दर एनालिसिस, मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है। इससे पहले आखिरी वाले बाय कीपिंग द प्रोडक्ट अप टू डेट द बिजनेस कैन एक्सटेंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड कंटिन्यू जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम इट, ये वाली बात जो है ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ उसको फर्दर और समझाने की बात की गई, फर्दर एनालिसिस इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आप ये समझोगे मैंने फर्दर एनालिसिस किया है तो मैंने ये एनालिसिस को समझाया हुआ है, सही है? सो अगेन द फॉर्मूला रिमेंस द सेम। फिर आ जाते हैं जी इंडक्शन ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है? और इंडक्शन ट्रेनिंग के ऊपर जो हमने बात करनी है तो उसके लिहाज से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ एचआर के लिहाज से, तो ये न्यू बीस को दी जाती है जिनको आमतौर पे काम करवाने के समझाने के लिए बताया जाता है, ठीक है? सो इंडक्शन ट्रेनिंग के लिहाज से हम लोग बात कर लेते हैं जी इंडक्शन ट्रेनिंग, तो ये पूरी चीज़ होती है, ठीक है? और उसके बाद क्योंकि ये मैंने फिर किताब के वर्ड्स नहीं लिखे तो मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा ना इसे समझा देता हूँ, मैंने थोड़ा सा इसे समझा दिया, ठीक है? अब ये मैंने कॉमे डाल के इतनी चीज़ें जो लिखी हुई होती है ना, ये याद रखो मैं कॉमे डाल के क्यों लिख रहा होता हूँ ये चीज़ें। कॉमे मैं इसलिए डाल के लिख रहा होता हूँ कि इनमें से कोई एक लिख दें आप, सारे नहीं लिखने। ये राशन की कोई लिस्ट नहीं बन रही, मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई कंपनी पॉलिसी प्रोसीजर्स पे करके भी आप आंसर को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हॉलिडे इंटाइटलमेंट, फुल स्टॉप, खत्म, सही है? या कोई बच्चा कहता है सिक लीव, बहुत अच्छी बात है। कोई बच्चा कहता है हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, बड़ी अच्छी बात है। सब लिखना चाहते हो सब लिख लो, बस ये याद रखो यार कि 2 मार्क का क्वेश्चन है ना तो 2 मिनट में होना चाहिए। टाइम स्पैन जितने मार्क्स हैं उतने मिनट हैं सेक्शन ए पेपर 1 के अंदर, ठीक है? फिर आ जाते हैं जनाब अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो इससे ना हम थोड़ी सी एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो पार्ट ए और पार्ट बी है ना, दे आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड। इफ दे आर गोइंग फॉर इंडक्शन ट्रेनिंग, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रेनिंग थिंग, नॉट इंडक्शन ट्रेनिंग बट द ट्रेनिंग थिंग, सही है? इफ दे आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी कॉज, दे आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योर, ठीक है? सो इफ दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो वो उसका पार्ट बी के अंदर भी उसी कॉन्सेप्ट के आसपास ही रह के बात करेंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आएंगे, ये याद रखना, ठीक है? अच्छा जी, एक ट्रेनिंग का फायदा क्या हो सकता है एम्प्लॉय को? दैट इट कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है? अब मैं फौरन चला गया एनालिसिस के ऊपर, बाय प्रोवाइडिंग दिस ये देखो, सही है? और फिर मैंने किया एग्जांपल के ऊपर, ये मैं गया फॉर एग्जांपल अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लीडिंग टू ब्ला ब्ला, सही है? और फिर मैं चला गया इसके दोबारा इन टर्न दिस लीड टू परफॉर्मेंस एडिशनली, ये सारा मेरा एनालिसिस चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है? सो बेसिकली व्हाट आई डिड, आई ट्राइड कि मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं समझा सकूं, क्योंकि मैं एग्जांपल भी लेकर आ रहा हूं, मैं एग्जांपल को भी समझा रहा हूं, मैं पॉइंट को भी समझा रहा हूं। सो दिस इज बेसिकली हाउ आई बेसिकली रोट दिस पर्टिकुलर आंसर, ठीक है?
अच्छा जी, देन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगेन मैं फिर वही बात बोलूँगी, ये दरअसल पेज चेंज हुआ है, तो ये जो जगह जितनी भी आपके सामने, ये जगह जितनी भी है, सही है, ये जगह जितनी भी है, इसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, ठीक है, इसमें सब चीज़ें वैसी हैं, लेकिन ये क्योंकि पेज चेंज हुआ है इसलिए देयर इज अ इशू काइंड ऑफ थिंग, ठीक है जी। सो अच्छा जी, वन वे, एनालाइज वन वे व्हाई अ बिजनेस माइट रेज प्रोडक्टिविटी लेवल्स, ठीक है। तो मैंने कहा यार पहले तो मैं ज़रा डेफिनेशन लिखता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन का मुझे एक नंबर चाहिए। ये ले जनाब, मेरे पास आ गई मेरी डेफिनेशन, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी पहले, सही है। उसके बाद मैं पहुंच गया पॉइंट के ऊपर, वन वे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज बाय इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूव्ड इक्विपमेंट, ठीक है। उसके फौरन बाद मैं एग्जांपल की तरफ चला गया। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ब्ला ब्ला सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चीज यहां पर आ गई। उसके बाद मैं गया इसकी एनालिसिस, दिस कैन लीड टू रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम, फ्यूअर मिस्टेक्स ओवरऑल व्हिच कैन कंट्रीब्यूट इन दिस, सही है। एंड देन बाय इन्वेस्टिंग इन टेक्नोलॉजीज, ये देखो ये सब चीजें मैं इसकी ओवरऑल, ये मैं पूरी इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन स्टॉप इसकी एक्सप्लेनेशन पे जा रहा हूँ, इसकी एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला 5 मार्क का बनता क्या है? 5 मार्क का फॉर्मूला बनता है, पहले तो आपने डेफिनेशन देनी है, सही है, फिर आपने पॉइंट देना है, जिसमें यहां पर पॉइंट जो है वो वे है, सही है। उसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी है, जो मैंने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। उसके बाद आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसका फर्दर एनालिसिस करना, ठीक है। कोशिश करो कि ये तमाम चीजें जितनी भी हैं इनके दरमियान इसको पॉज करो, देखो, समझो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू राइट डाउन। डीलिंग विद दिस रीसेंट रीडिंग पेपर इज जस्ट अ वे टू गिव यू एन आइडिया कि यार CIE में क्या क्या चीजें आ रही हैं, किस तरह से चीजें आ सकती हैं। आ जाते हैं सेक्शन बी के ऊपर। अब सेक्शन बी से में जाने से पहले मैं जरा 2-3 बातें करना चाहूंगा। नंबर 1, पहला तो ये ख्याल रखो कि जो एसेज हैं, उन एसेज में जब कभी भी आप आंसर कर रहे हो तो प्लान आपने इस तरह से करना है कि जिस एसे का आपको 12 मार्क वाला ज्यादा अच्छा आता है, आप वो वाला क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। 8 मार्क वाला हमेशा आसान होता है, लेकिन 12 मार्क वाले के अंदर याद रखिएगा कि वो ट्विस्ट मारता है। सो आमतौर पर बच्चा करता क्या है कि वो बड़े अच्छी स्पीड के अंदर सेक्शन ए कंप्लीट करता है, जब वो सेक्शन बी में जाता है तो 5 और 6 में से वो किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करता है जिसका उसका पार्ट ए अच्छा आ रहा होता है। जैसे ही पार्ट ए कंप्लीट करता है, टाइम वेस्ट हो चुका, सही है। और जब वो पार्ट बी पे जाता है तो उसके पास उतने पॉइंट्स होते नहीं, तो वो उस पर इतना कन्विंसिंग लिख नहीं सकता। जैसे ही वो दूसरे क्वेश्चन का पार्ट बी देखता है तो कहता है यार ये तो मैं अच्छा कर सकता था, एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक काम करते हैं, मैं पहले वाले आंसर को काट देता हूँ। तो जैसे ही वो आंसर को काटता है तो उसके बाद वो टाइम वेस्ट हो चुका होता है, सही है। अब वो टाइम क्रंच में आ चुका है, अब उसको अभी भी उतने ही क्वेश्चंस करने हैं और टाइम उसका कम है, तो अब जो क्वेश्चन उसको आता भी होगा ना, वो उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहला तो ये पॉइंट है, प्लीज एसेस को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने का बेसिस जो है वो पार्ट बी है, पार्ट ए नहीं है। नंबर 2, हर पैराग्राफ करने के लिखने के बाद गो बैक टू द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन अगेन, सो दैट आपका आंसर जो है वो मुसलसल आपके क्वेश्चन से ही कनेक्ट रहे और मुसलसल क्वेश्चन से ही उसके लिहाज से चीज बनती रहे। मैं तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बात करने की कोशिश करूंगा। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, सो आपका पैराग्राफ आपका असल में होता क्या है कि वी राइट डाउन द फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, देन वी राइट डाउन, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि मैं उसको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि व्हाट रियली हैपेंस, ठीक है। यू हैव योर फर्स्ट पैराग्राफ ओवर हियर, देन योर सेकंड पैराग्राफ कनेक्ट्स ओवर हियर, देन देयर इज गोइंग टू बी अ थर्ड पैराग्राफ, देन देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्थ पैराग्राफ, चेन बन गई, कनेक्ट हो गई। लटक नहीं यही है, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पैराग्राफ जो है, इट इज लाइक फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैं ये कहता हूं कि आपका अगर ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा और ये क्वेश्चन है पूरा का पूरा, सो व्हाट आई से कि रीड द क्वेश्चन अगेन सो दैट योर एवरी सिंगल पैराग्राफ इज कनेक्टेड विद पर्टिकुलर क्वेश्चन, सही है। हर क्वेश्चन को जाके आप दोबारा हुक करें जाके डायरेक्टली टू द क्वेश्चन, सो दिस इज वेयर यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन मोर इफेक्टिवली।
आमतौर पे जो हम बात करते हैं तो ये जिस तरह से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनमें क्वेश्चंस के अंदर कहा जाता है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हम कहते हैं ठीक है जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं, पहला पैराग्राफ हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से कनेक्ट हो जाता है, सही है। दूसरा पैराग्राफ क्योंकि हमें तो आंसर कंप्लीट करना होता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग से हटके बिजनेस में चला जाता है, एप्लीकेशन के मार्क्स कटने शुरू हो जाते हैं, सही है। डेटा रिस्पॉन्स में तो ये बहुत ज्यादा है, और अगर कोई बच्चा एक्सेलरेटेड का सुन रहा है तो बेटा प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना कि 1 2 3 4 चारों में पेपर्स के अंदर क्वेश्चन को बार बार हर पैराग्राफ के बाद पढ़ना है। भाई यही कह रहा है ना, यही बात है, रिफ्रेश करो क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन एंड अगेन, सही है। सो अगेन दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू नो कि अब क्वेश्चन की जो नेचर है वो इसी तरह से आएगी। एनालाइज टू वेज के लिहाज से एक्यूरेट इन कॉस्ट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, 8वां। तो पहले मैंने कह दिया कि चलो यार जरा मैं थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन जरा दे दूं कि व्हाट इज एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन से मतलब क्या है, ठीक है। सो ये मैंने कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर ली, ठीक है। एक्यूरेट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, खैर ये चीज़ यहाँ तक लिखी, ठीक है। अच्छा अब मैं एक थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, ये अगर आप ना भी लिखें तो कोई नंबर नहीं कटेगा। मैं साथ साथ वो बात भी कर रहा हूँ कि यार कौन सी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिखी, मुझे पता है मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, लिख लेंगे तो कोई मसले की बात नहीं है, नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेंगे। लिखना वो है जिसके नंबर मिल रहा है, सही है। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, वन वे टू एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज टू इम्प्रूव, क्यों जरूरी होती, कैन बी यूज टू इम्प्रूव बिजनेस बाय आइडेंटिफाइंग एरियाज द कॉस्ट आउट ऑफ कंट्रोल, सही है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। फॉर इंस्टेंस में फॉरेन बिजनेस की तरफ, इंस्टेंस का होता है कि मैं एग्जांपल की तरफ चला गया, ये मैंने एग्जांपल लिखनी शुरू कर दी पूरी की पूरी, ठीक है। फिर मैं चला गया इसके ऊपर, ये मेरा एनालिसिस हो गया, और ये मैं चला गया फर्दर एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। सो व्हाट आई डिड, आई बेसिकली ट्राई टू यूज द पर्टिकुलर पॉइंट, गिव द एग्जांपल, एनालिसिस, फर्दर एनालिसिस, बिंगो, आई एम डन, ठीक है। देन पॉज द वीडियो, लुक एट द आंसर, राइट डाउन इट एंड जस्ट अंडरस्टैंड कि चीज कैसे चल रही है, ठीक है। देन अगला पैराग्राफ आ गया जनाब। Another way to accurate information could be improved by revealing the most and least profitable areas. For another example के ऊपर, for example a business, ये देखिए, अब देखो ये this information can be helped in decision making, cut back on, furthermore ये देखो, सही है। अब आखिर में देखो तो मैंने दोबारा फॉर इंस्टेंस करके बात की, मैं दोबारा एक एग्जांपल को बताने के लिए, मैं समझाने के लिए मैंने दोबारा इसकी एग्जांपल पे चला गया। तो इस पैराग्राफ के अंदर दो एग्जांपल एग्जिस्ट कर रही हैं, एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, दूसरी मैंने जेआईटी की डाल दी है, ठीक है। क्यों, द पॉइंट इज दिस कि आई डू नॉट रियली वांट टू लूज माय मार्क्स, मुझे एग्जांपल्स के साथ बात करनी है, एग्जांपल्स के बगैर बात नहीं करनी, ठीक है। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई थिंक कि एग्जामिनर को ये शाबाशी देनी चाहिए कि ये अब इस तरह के टॉपिक के बारे में ही बात करना शुरू कर रहा है, वरना ये आमतौर पे 20 मार्क के अंदर जब आता था तो डेफिनेटली बहुत सारा बच्चा इसे छोड़ देता था, लेकिन अब तो 20 मार्क हटा दिए, तो उन 20 मार्क वालों को ही अब उसने 12 के अंदर एडजस्ट किया, ठीक है। सो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, सो अगेन द कोर आइडिया इज दिस, एंड यू नो वेदर का मतलब क्या है। वेदर का क्या मतलब है, वेदर का मतलब है कि आपने इसके बाद लिखी गई स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, ये जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, ठीक है, इसको आपने एग्री भी करना है और फिर आपने इसको डिसएग्री भी करना है, ठीक है। एग्री भी करना और डिसएग्री, वेदर का मतलब ये होता है। और इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएट का मतलब होता है कि आपने अदर इंफॉर्मेशन भी देनी है और आपने कंक्लूजन भी देना है, और याद रखो उस कंक्लूजन के अंदर आपका ओपिनियन भी होना चाहिए, सही है। और ओपिनियन बैलेंसिंग आउट नहीं होना चाहिए, एक साइड पे होना चाहिए, एग्री कर रहे हो और डिसएग्री कर रहे हो, क्योंकि इस कंफ्यूजन के ऊपर वो बात करे, वो अगर बात करेगा ना डिस्कस, खैर इस पेपर ने तो ये वो वाला बैरियर भी तोड़ दिया कि क्या ये डिस्कस का कीवर्ड देगा भी या नहीं देगा, नहीं देगा, सही है। ये एवेल्युएट वेदर, ये एवेल्युएट व्यू के साथ ही आएगा, बस इसका मतलब है दे वांट योर वन साइडेड ओपिनियन एट द एंड ऑफ द आंसर, ठीक है।
सो इसके अंदर बनेगा 4 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ बनेगा हमारे पास एग्री के लिहाज से, दूसरा पैराग्राफ बनेगा हमारा डिसएग्री के लिहाज से, फिर बनेगा हमारा अदर इन्फॉर्मेशन का, फिर हम बनेंगे कंक्लूजन के अंदर। कंक्लूजन के अंदर जो है हम लोग अपना ओपिनियन सेट करेंगे, फिर हम लोग एंडिंग करेंगे एंड सो ऑन एंड सो दिस इज बेसिकली हाउ वी गो विद द फ्लो वाली कहानी, सही है। बट व्हेन वी आर इवैल्यूएटिंग, व्हेन वी आर इन द 12 मार्क आंसर, ये याद रखना कि हमारा एग्री हो या डिसएग्री हो, हमें उसके साथ इवैल्यूएट करने हैं, यानी उसके साथ हमें हाउ एवर सेट करना है, सही है। सो अब जरा देख लेते हैं कि कहां से क्या बात हो चुकी है। कैश फ्लो फोरकास्ट इज अनडाउटेडली अ क्रिटिकल एक्टिविटी फॉर अ रेस्टोरेंट। मैंने एग्री की तरफ जा रहा हूं, सही है। इट अलाउज बिजनेस टू कंट्रोल कैश पोजीशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं इसके ऊपर फर्दर मोर, ये मैं उस पर चला गया, सही है, एनालिसिस, और ये मेरा बन गया फर्दर एनालिसिस, ठीक है। फिर मैं गया हाउ एवर गिवन, सही है। सो बेसिकली व्हाट आई डिड, आई बेसिकली ट्राई टू मेक श्योर कि मैंने पॉइंट भी लिखा, फिर मैंने उसके बाद जो है उसके लिहाज से बात की है इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस किया है, फिर मैंने इसके अंदर फर्दर एनालिसिस किया है, फर्दर एनालिसिस के अंदर मैंने जो है उसको रेस्टोरेंट से रिलेटेड मैंने बात की है, हाउ एवर करके मैं उसके अंदर चला गया, इवैल्यूएशन के अंदर चला गया हूँ। और अगेन क्योंकि जब मैंने इवैल्यूएशन करना शुरू किया तो मुझे एकदम से याद आया, यार मैंने एप्लीकेशन तो की नहीं है, एप्लीकेशन तो करना ही भूल गया मैं। फिर मैंने किया, फिर मैं गया फैक्टर्स के अंदर, जैसे मैंने बात की ना, हाउ एवर इट इज वर्थ नोटिंग दैट व्हाइल कैश फ्लो फोरकास्टिंग इज एसेंशियल, इट मे नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर द न्यू रेस्टोरेंट टू सक्सीड। फैक्टर्स सच एज क्वालिटी ऑफ द फूड, सही है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रेपुटेशन एस्टैब्लिश्ड टू प्ले अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ न्यू रेस्टोरेंट। ये मैंने क्यों किया, मैं ऊपर एग्जांपल देना भूल गया था, तो मैंने एंड में डाल की एग्जांपल। याद रखो एग्जांपल कैन हॉप एनीवेयर इन द पैराग्राफ, but example has to be there. Using the name of new restaurant is not going to give you any mark, सही है, unless and until you're talking about it, समझ आ गई। then goes with the same thing again, ठीक है। while दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जनाब, दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से are important, it is not necessarily the most important activity to succeed, for example, ठीक है। सो इसका मतलब अब क्या चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल के साथ ही मैंने बात करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल द परसेप्शन ऑफ द क्वालिटी एंड द लोकेशन एंड द रेपुटेशन एंड ब्ला 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 प्लेज अ वाइटल रोल इन द रेस्टोरेंट, ठीक है। आज इसके एडिशनली इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज दिस, ये सही है। और ये मैं चला गया इसकी इवैल्यूएशन के अंदर, सही है। So this is basically what I did. अब मैं चला गया अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, मैंने भी आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन में चला गया मैं। अब अदर इन्फॉर्मेशन में जब मैं गया हूँ तो डेफिनेटली मुझे अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करनी, तो मैंने कभी इवैल्यूएटिंग जो कैश फ्लोज वगैरह होंगे उसमें आपने लेवल ऑफ कंपटीशन के लिहाज से बात भी करनी है, ये राजी एक फैक्टर है मेरा, सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड स्टाफ के बात भी करनी है, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड की बात भी करनी है टू एस्टैब्लिश एंड लेवल ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशन रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द कस्टमर, इस बारे में बात भी करनी है। सक्सेस ऐसे तो नहीं मिलती, सिर्फ सक्सेस सिर्फ कैश फ्लो से तो नहीं मिलती, ये तो बहुत सारी बातें करने वाली, तो ये मैंने बात कर ली। अब इसमें एक चीज़ को ज़हन में रखना, देयर इज़ अ वे, सही है। ये वाला वे जो है ये इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ये जो अदर इन्फॉर्मेशन वाला पैराग्राफ है। आप ये बातें जो मैंने यहाँ पर अभी अजीब गंदे से ग्रीन कलर से मैंने जो इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप ये बातें क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ सकते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क्स लाइंस लिखी हुई हो, क्वेश्चंस लिखे हुए हो कि यार ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बात भी की जा सकती है, सही। दिस इज हाउ यू कैन जस्ट डू इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट ब्रिंग दिस थिंग आउट, है जी। आखिरी चीज कंक्लूजन के अंदर जी मैंने पहले बात बतानी शुरू की है, और मेरा ये ख्याल है कि जी जो कैश फ्लो फोरकास्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन याद रखो कि कैश फ्लो फोरकास्ट पे टोटली डिपेंडेंस शो नहीं करनी है, आपको बाकी फैक्टर्स को भी ज़हन में रखना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी बाकी क्रूशल है, क्योंकि इसको दिखाने के बाद आपका बैंक या आपका सप्लायर या आपका इन्वेस्टर ही आप पे कॉन्फिडेंस शो करता है, तभी पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं तभी आप बाकी जाके प्रमोशन और एक्सपेंडिचर्स वगैरह कर सकते हैं,
ठीक है. सो जस्ट रीड दिस पैराग्राफ, यू गेट द आइडिया हाउ आई हैव कंक्लूडेड इट. ठीक है. देन इस चीज को ज़हन में रखना कि ईदर और के साथ किया जाता है. ये जो इसके साथ लिखा हुआ आएगा ईदर, पहले वाले क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ आएगा ईदर. ठीक है. ये करें दो, या आप ये दो करें. क्वेश्चन नंबर 6. आई ऑलवेज बिलीव कि कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता. और एक और बहुत बड़ा मिथ आप लोगों के लिए जो आप लोग एक दूसरे पे क्रैक करते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बाकी लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया होगा. सही है. और मैंने अटेम्प्ट किया है, इसलिए इस पे मार्क्स मुझे अच्छे मिल जाएंगे. ये कौन सी थ्योरी है? ये आपने कैसे असेस कर लिया कि आपको मुश्किल लग रहा था या आपके 4 दोस्तों को मुश्किल लग रहा था और आपने बैठा ये पूरा का पूरा ग्लोबल फिनोमेना सेट कर दिया? सही है. याद रखो, वो क्वेश्चन दुनिया के किसी और कोने में, पाकिस्तान में किसी और हिस्से में, आपके कॉलेज के किसी और सेक्शन के बच्चे को भी आसान लग रहा होगा. कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता जब तक आपने पढ़ा ना. सही है. तो पढ़ा हुआ होगा तो चीज आसान रहेगी, नहीं पढ़ा होगा तो चीज मुश्किल लगेगी. सीधी सीधी बात है. दैट इज द रीजन व्हाई प्लीज इस तरह की कोई रॉकेट किस्म की थ्योरीज और रॉकेट किस्म के जो आपके माइंडसेट्स हैं, उनसे प्लीज आप एक तो अपना टाइम वेस्ट ना करें. प्लस अगर आपका कोई दोस्त इस तरह की रॉकेट किस्म की फिलोसॉफिकल बात करना शुरू करता है, आई बिलीव के वायलेंस इज बैड. सही है. एंड मकसद रख के तो दो लगानी चाहिए इस तरह के लोगों को. लेकिन कोई बात नहीं, आप सब उनको देख के मुस्कुराएं और बात चेंज कर लें. सही है. अच्छा, एक चीज प्लीज, सॉरी, मैं आई एम जस्ट गोइंग ऑफ ट्रैक राइट नाउ. आई जस्ट टेक 1 मिनट ऑफ योर्स. दो लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराकर उनको सही करने की कोशिश नहीं करिएगा. सही है. नंबर 1, जो गेस्ट पेपर के पीछे भागते हैं, वो पूछेंगे यार गेस्ट पेपर है तुम्हारे पास, इंपॉर्टेंट क्या है? मुस्कुरा के देखें, चले जाएंगे. उनका कुछ नहीं होने वाला. सही है. बहुत सारे जो टीचर्स भी होंगे, सही है, आई एम ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल राइट नाउ, जो ये कहेंगे इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ये मुस्कुरा के देखें, आगे चले जाए, पढ़ें, इंपॉर्टेंट से कुछ नहीं होता. सही है. नंबर 2, ये सोचने वाले लोग कि जी थ्रेशोल्ड कम आएगा तो हमारा ग्रेड अच्छा होगा. सही है. यार ये बड़ा मुश्किल पेपर आया था, थ्रेशोल्ड तो बहुत कम होगा. आपकी तैयारी नहीं थी. दैट इज द रीजन मैं आपको मुश्किल लगा है. सिंपल सी बात है. देयर इज नो अदर आर्गुमेंट. ठीक है. सो हाउ वुड यू से कि क्योंकि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, दैट इज द रीजन व्हाई, या आपके कुछ 4-6 दोस्तों का अच्छा नहीं हुआ और अ ग्रुप ऑफ पीपल का अच्छा नहीं हुआ, सो आपने ग्लोबल फिनोमेना सेट कर दिया. इस तरह के लोगों के सामने भी मुस्कुरा के उनको देखें और चले जाएं. ठीक है. सो ये करके देखिएगा आप लोग, बड़ा मजा आएगा. खैर जी, क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है एनालाइज 2 रीजंस व्हाई चेंजिंग अ बिजनेस ऑब्जेक्टिव माइट अफेक्ट स्टेक होल्डर्स. ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था. सही है. बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स चेंज क्यों होते हैं. 2 रीजंस देने थे आपको. ठीक है. और उसके साथ आपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अपने शेयर होल्डर को आपने अफेक्ट करवाना था. ठीक है. अच्छा कर दिया उन्होंने, शेयर होल्डर लिख दिया. स्टेक होल्डर लिखते तो फिर आपको 2 स्टेक होल्डर्स लेके जाने पड़ते, या एक स्टेक होल्डर को एज एन एग्जाम्पल के तौर पर लेकर फिर आपको समझाना पड़ता. ठीक है. सो अब देखो, इस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक चीज कही. मैं जरा इससे पहले जरा पिछले वाले पैराग्राफ पे जाता हूँ. सही है. इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास नॉलेज का नंबर है, एप्लीकेशन का नंबर है, एनालिसिस का नंबर है, इवैल्यूएशन का नंबर है. ठीक है. मैं अगर इस वाले पैराग्राफ पे आऊं तो मेरे पास नॉलेज का नंबर है. ठीक है. मैंने शेफ वगैरह के रेपुटेशन के लिहाज से बात की है, तो डेफिनेटली मेरे पास जो है एप्लीकेशन का नंबर भी है. मेरे पास सिर्फ एनालिसिस हुई है, फर्दर एनालिसिस नहीं हुई. सही है. एनालिसिस मेरे पास 0.5 की गई है. ठीक है. और इवैल्यूएशन मैंने की, तो मुझे इवैल्यूएशन का नंबर मिल जाएगा. इसका मतलब इस पैराग्राफ के अंदर फर्दर एनालिसिस मिस की हुई है.
ठीक है, फिर इधर चले जाते हैं, सो दिस इज बेसिकली माय E2 और यहाँ चले जाते तो दिस इज माय E2। सो ओवरऑल इस आंसर को मिलेंगे 11.5, सही है, लेकिन पॉइंट्स में तो नंबर मिलते नहीं है, राउंड ऑफ हो जाएगा ये, समझ रहे हैं? एक पैराग्राफ के अंदर अगर आपका फर्दर एनालिसिस जाके वीक छूट भी जाता है तो आपको, लेकिन पहले वाले पैराग्राफ के अंदर आपका फर्दर एनालिसिस एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो दूसरे वाले पैराग्राफ को कंपनसेट कर सकता है, सही है? एग्जामिनर के ऊपर है कि एग्जामिनर जो है वो उसको कंपनसेट करता है नहीं करता, लेकिन देयर आर चांसेस कि वो कंपनसेट हो जाए। आई एम नॉट इनकरेजिंग यू कि एक में फर्दर एनालिसिस करो दूसरे में ना करो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर एक में करो, मैं करना भूल गया इसके अंदर, ठीक है? खैर जी, डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशंस के अंदर यहाँ पे मुझे बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी नजर आ रहा था और शेयर होल्डर भी नजर आ रहा था, इसलिए मैंने किया ये कि मैंने यहाँ पर पकड़ के इसको भी समझा दिया और फिर पकड़ के मैंने इसको भी समझा दिया। ये एक वो तरीका है जो आमतौर पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। ओरिजिनली इसमें से एक डेफिनेशन जो है उसके लिखने का एग्जामिनर को थोड़ा सा कॉन्शियस वो होगा, यानी बच्चे ने क्या किया, नहीं करना चाहिए। इन दोनों डेफिनेशन से एक डेफिनेशन के मार्क्स हैं, दूसरे के मार्क्स नहीं है, यानी कि अगर आपने उस वाली डेफिनेशन को लिख कर भी काम कर दिया ना फिर भी नंबर नहीं मिलने वाले। तो इसमें आपका असल बेस पॉइंट क्या है, कौन सी चीज चेंज हो रही है, कौन सा बेस पॉइंट है, शेयर होल्डर चेंज हो रहा है या बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है। देयरफॉर ये जो आपके पास जो क्या नाम है इसका, ये जो चीज़ लिखी गई है जिसको हमने बहुत जोर से लाल कर दिया, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है? खैर, अब बाकी का जो पूरा का पूरा आंसर है इसको आप रीड आउट करो, सही है? आइडेंटिफाई वेयर इट इज लाइक द एप्लीकेशन इज, एक ज़रा जल्दी से हम कर लेते हैं ताकि हम लोग भी ज़रा थोड़े से क्लियर हो जाएं इस बारे में। चेंजेस इन बिज इज ड्यू टू कंपटीशन, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस के लिहाज से मैंने बात करनी शुरू की, बिजनेस के लिहाज से बात करनी शुरू कर दी, ये नहीं जनाब, ठीक है? फिर मैं आ गया फर्दर मोर के ऊपर आ गया मैं, ये देखिए, ठीक है? एंड देन आई मूव ऑन टू दिस थिंग कि शेयर होल्डर में एग्री टू दिस थिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? सो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट भी है, यहाँ पे मुसलसल मैं शेयर होल्डर के लिहाज से बात भी कर रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, मैंने एनालिसिस भी कर दिया, मैंने फर्दर एनालिसिस भी कर दिया, ठीक है? एंड सेम गोज विद दिस पैराग्राफ एज वेल। रीड दिस पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई कि क्या चीज़ लिखी हुई क्या चीज़ नहीं लिखी हुई, ठीक है? देन and pause the video, look at it and so on and so forth, you have the idea. अब ये चीज़ आ जाए, अब ये वाला क्वेश्चन जो था this basically was meant to be a 20 mark question पिछले पैटर्न्स के अंदर, लेकिन अब इस तरह की चीज़ें जो है वो जो इन्वर्टेड कॉमा वाली बातें जो आती हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें कीवर्ड जो हमें दिया गया, दोबारा हमें कीवर्ड जो दिया गया दैट इज व्यू, सही है? और व्यू का मतलब क्या है? वही चीज़ है जो वेदर का मतलब है कि ऊपर दी गई लाइन को आपने पहले एग्री भी करना है और फिर आपने डिसएग्री भी करना है। और इवैल्यूएट का मतलब क्या है कि आपने अदर इंफॉर्मेशन लिखनी है और आपने कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन के अंदर आपने अपना वन साइड ओपिनियन देना है, ठीक है? सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन क्या है? द मेन रीजन व्हाई नीश मार्केट मेनी नीश केक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस फेल इज दैट दे ग्रो टू क्विकली, सही है? बहुत तेजी से वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। जस्ट रीड दिस आंसर, ठीक है? गेट द आइडिया व्हाट इज देयर, ताकि आपको क्लियर हो सके कि काम को करना किस तरह से, किस तरह से डेवलप करना है आंसर, किस तरह से आपको बात करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो दैट जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो उस आंसर के अंदर आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने क्या बात की, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली समथिंग एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इन आंसर्स को जब पढ़ रहे हों तो बहुत ज़रूरी है कि आपका आंसर जो है वो लिंक हो रहा हो केस के साथ, सही है? पॉइंट के साथ लिंक हो रहा हो। अब पॉइंट के साथ लिंक नहीं हो रहा होगा तो वहाँ पे नंबर्स के साथ से कटेंगे, ठीक है? अब ज़रा इसके लिहाज से थोड़ी सी इस एक पैराग्राफ के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। अब अपीयरेंटली स्पीकिंग अगर ये पैराग्राफ देखा जाए, सो इसमें हमारे पास जो बात की गई है, इट इज़ ट्रू दैट फास्ट ग्रोथ कैन बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अ फेलियर ऑफ द नीश केक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस
For example, a business that experiences substantial growth and focus in short-term gains and fails to plan in long term. ठीक है. Additionally, अगर मैं बात करना शुरू करूँ, additionally managers, leaders who lack necessary skills, rapid growth, demand plays them. फिर उसके बाद चला गया इसके ऊपर, सही है, inadequate market research, substantial this, so on and so forth. Then I went into this particular thing कि however ये चीज़ मेरे पास फैक्टर में आ सकती है, सही है. सो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे बात की है. एक मसला है, मैंने केक मैन्युफैक्चरर की तो बात ही कोई नहीं की है, सही है. What is the problem with this paragraph? The problem with this paragraph is this कि जो आपने example set किया, business that experiences substantial demand and may become focused on short-term gains and fail to plan for long-term, ये केक से कैसे linked है, सही है. ये ग्रीन वाली लाइन असल में मुझे मार्क्स कटवा रही है. So for example, my knowledge is 1, my application is not there, my analysis is there, my evaluation is there. I basically have lost a mark of application. और पता है उससे होने क्या वाला है? The dreadful thing. The dreadful thing is this: since my application is not there, my evaluation is not going to be counted. So I have lost 2 marks in this particular paragraph. समझ आइए? So करने का रीज़न क्या है? I just really want to show you कि there are some problems in the answer. ठीक है? And you just can rectify those answers so that you can have a better answer, isn't it? तो deliberate actions किए गए हैं इसमें ताकि जो है वो समझा दूँ मैं साथ इसके. क्योंकि पता होता क्या है, ये आंसर्स ना कॉपी होंगे और दूसरे लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उनको तो सिर्फ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, उनको लगेगा इस तरह से कि बिल्कुल सही आंसर है. कॉपीराइट. खैर, द सेम गोज ओवर देयर कि अब क्यों जो है वो भाई सिर्फ और सिर्फ नीश मार्केट में फास्ट ग्रोथ की वजह से ऐसा नहीं होता. देयर आर अदर थिंग्स एज वेल. सो या while it may be true that fast growth can be determined in niche cake manufacturing business, it is not necessarily the main reason of the failure. For example, अगर मैं एग्जांपल के लिहाज से बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अ बिजनेस, ये देखिए, फिर आगे जी एडिशनली बिजनेस, ठीक है. हाउएवर, ठीक है, वर्स कलर स्कीम आई एम यूजिंग राइट नाउ, सही है. इतनी वर्स है कि शायद आपको क्या हो क्या रहा है, ठीक है. सो या इट्स देयर. अब इस वाले पैराग्राफ के अंदर जो असल प्रॉब्लम आया वो तो सही है जी, नॉलेज तो है, फिर क्या नहीं है इसके अंदर? एप्लीकेशन नहीं है, सही है. एनालिसिस एक और इवैल्यूएशन नहीं है. अच्छा, इवैल्यूएशन क्यों नहीं है? हाउएवर तो लिखा हुआ भाई एप्लीकेशन के साथ कनेक्टेड है. नहीं, ये एप्लीकेशन और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, सही है. और नॉलेज और एप्लीकेशन आपस में कनेक्टेड है. समझ आइए बात, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली इट. खैर, ऑन द कॉन्ट्री अगर हम बात करते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर आ गए. इवैल्यूएशन के अंदर मैंने अपना ओपिनियन भी दिया हुआ, दैट इज ऑल देयर. सो देखते हुए हमें कितना स्कोर मिलेगा. 2 नंबर इधर मिल गए, 2 नंबर इधर मिल गए, 2 नंबर इधर मिल गया, 2 नंबर ऊपर मिल गया. तो ये ओरिजिनली मैंने हासिल किया है 8/12 का स्कोर, ठीक है. और यहाँ पर जो मुझे मिल रहे हैं इस वाले पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, यहाँ मुझे मिल रहा है 11.5:12, ठीक, विच इज बेसिकली गोइंग टू बी माय 12:12, 12/12. कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए मुझे? यानी ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि नीश मार्केट के अंदर बच्चा आमतौर पर जाकर लिखना शुरू कर देता है और कहेगा यार कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं नहीं लिखूंगा, सही है. जाते लिखते हुए ना उसके ज़हन में होगा यार मैंने तो नंबर ही काट दिए अपना, सही है, और उसके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे. एंड दैट इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो मेरा पेपर करते वक्त, जब मैं ये पेपर कर रहा था, उस वक्त का पेपर करते वक्त मुझे ये क्लियर हो रहा था कि यार मैं अगर इन दोनों में से सेलेक्ट करूंगा ना, मैं क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं अगर नीश मार्केट में केक के लिहाज से बात करता तो मैं बहुत ज़्यादा केक की एग्जाम्पल्स नहीं दे सक रहा था, ठीक है, क्योंकि बड़ी स्पेसिफिक होकर मुझे एग्जाम्पल देनी पड़ रही थी,
ठीक है. सो दिस इज बेसिकली हाउ आई डिसाइडेड कि इफ आई हैव टू सेलेक्ट दिस क्वेश्चन तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता, 6 पे ना जाता. ठीक है, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया था. इसलिए नहीं किया है कि बाकी में दुनिया में कोई सेलेक्ट नहीं कर रहा तो मैं करूंगा तो ये तो इजी मार्किंग हो जाएगी एंड सो ऑन एंड सो. ठीक है. सो या दिस इज बेसिकली देयर. दिस इज द होल पेपर 1 ऑफ मार्च 2023 जो मेरे ख्याल से कुछ महीने पहले ही हुआ है. अभी तक इसका रिजल्ट भी नहीं आया हुआ. सो help others and study well and pray for me, and thank you very much. Assalamu alaikum.